Hi friends, this is CA Shubhi Agarwal and today I will be talking about accountancy. So basically I am here today to give a brief introduction about what is accounting all about. I'll be touching upon the very basic concepts which are there in class 11th regarding accounts. The very first chapter that defines what is accounting and why is it that we need accounting in our lives. So basically अकाउंटिंग को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ऐसे डिफ़ाइन किया कि दैट इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो बेसिकली अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया गया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं और फिर उनको समराइज़ करके उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो बेसिकली एक अकाउंटिंग साइकिल होती है पूरी, सबसे पहला काम उसमें होता है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है। सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर अपॉइंट होता है किसी कंपनी में, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज़ नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि मॉनेटरी टर्म्स में डिफ़ाइन हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सेल हो रही है, परचेज़ हो रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड। वहीं अगर कोई मैनेजर अपॉइंट होता है या किसी पर्सनल का कुछ इम्प्रूवमेंट होता है उसके रोल में, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी। सो पहली चीज़, ऑल दी ट्रांजैक्शंस विच आर आइडेंटिफिएबल इन टर्म्स ऑफ मनी दैट विल बी रिकॉर्डेड। तो मनी इज़ द बेसिक एस्पेक्ट विच ड्राइव्स अकाउंटेंसी। अब इसमें जो बेसिक एस्पेक्ट्स आते हैं डेफिनेशन में, वो आते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन और चौथा इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं जो कि बनते हैं अलॉट बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमने मशीनरी परचेज़ करी, दैट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट। अब इसमें बाइंग अ मशीनरी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, साइट प्रिपरेशन करना, इंस्टॉलेशन करना, ये सब ट्रांजैक्शंस हो गए। और ये जो कंबाइंड इफ़ेक्ट हुआ परचेज ऑफ अ मशीनरी, दैट इज़ एन इवेंट। सो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस मेक एन इकोनॉमिक इवेंट। तो accounting identifies bunch of these transactions which are relating to these economic events। और अगर ये transactions between an outsider और organization हो रहे हैं, then these are known as external events। अगर ये between within the organization हो रहे हैं, then that is known as internal event। external events का example क्या हो गया? sale of merchandise to a customer, हमने किसी customer को कुछ sell किया, या किसी सप्लायर से कुछ ख़रीदा, या फिर हमने किसी लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट में क्या हुआ? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, दीज आर ऑल इंटरनल इवेंट्स। अब अगले एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने बात किया, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड विच इन्वॉल्व मनी। तो बेसिकली ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब कोई सेल होती है या परचेज़ होती है या कुछ कैश में ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, या इस टाइप की कुछ भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है, दैट इज़ आइडेंटिफाइड। दूसरा आता है मेजरमेंट। जो भी हमने आइडेंटिफाई किया उसको हम क्वान्टिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, इन टर्म्स ऑफ पैसे। अगर किसी इवेंट को हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में, देन इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दैट इज़ वाई अगर कोई न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, वो कितना भी भले इंपॉर्टेंट इवेंट हो, बट दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। अब तीसरा एस्पेक्ट आता है रिकॉर्डिंग। वंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने मेजर कर लिया ट्रांजैक्शन को, अब हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? पहले हम जनरलाइज करते हैं, फिर लेजर में उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं,
एंड ये पूरा प्रोसेस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जिनको अकाउंट्स की नहीं जो अकाउंट जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है 11-12 में, उनको पता होगा, या फिर जो भी सीए कर रहे हैं उनको। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बेसिकली फॉर जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि अकाउंट्स होता क्या है। अगला एस्पेक्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। अब जो भी हमने इवेंट्स आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, अब हमको कम्युनिकेट करना है। किसको? इंटरनल यूज़र्स को, एक्सटर्नल यूज़र्स को। इंटरनल यूज़र्स कौन हो गए? जो कि इंटरनल यूज़ के लिए जो कि इंटरनली जो यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल हो गए जो कि एक्सटर्नल पार्टीज़ हो गई। एक्सटर्नल में कौन आ गया? जैसे कि इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो सही से पे कर रही है कि नहीं टैक्सेस। लेंडर्स को चाहिए कि इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए? ये पता करने के लिए क्या जो मैंने पैसा दिया है वो मुझे टाइमली वापस मिल पाएगा। तो दीज आर द वेरियस यूजेस फॉर विच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ पुट टू यूज़। अगला आता है हमारा एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है जो कि प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला प्रोप्राइटर होता है। देन कम्स दी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में 2-3 लोग पार्टनर बन के एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, और उसमें उनका इसमें जो बेसिक जो टर्म डिफाइन करता है एक पार्टनरशिप फर्म को, कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनमें क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि एक इन्फॉर्मेशन को एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी ही चाहिए, तभी वो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। पहला है रिलायबिलिटी। इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, उस पर हम डिपेंड कर सकें, ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई एरर ना हो, कोई बायस ना हो, और जो भी वो रिप्रेजेंट करना चाहती है वो उसको रिप्रेजेंट कर पा रही है या नहीं। इट शुड बी क्रेडिबल, इट शुड बी वेरीफिएबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज़, एंड इट शुड बी न्यूट्रल एंड फेथफुल। दैट इज़ कॉल्ड ऑल अबाउट रिलायबिलिटी। अगला आ जाता है हमारा रेलेवेंस। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके बेसिस पे हम कोई भी प्रेडिक्शन या कुछ भी फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल बैंक्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए 22 का। अब उसके बेसिस पे वो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है कि आगे वो जो बैंक है वो प्रेडिक्ट करता है कि ये कस्टमर मुझे आगे पे कर पाएगा कि नहीं। अगर उसके पास पुराना फाइनेंशियल है तो वो किसी काम का नहीं है, तो दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। थर्ड आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमारे अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, जो डिसीजन मेकर को हेल्प कर सकें डिसीजन लेने में। अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल मतलब जिसने फाइनेंशियल्स बनाए हैं वो जो मैसेज देना चाह रहा है, क्या जो यूज़र है उस तक वो मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाती है। फोर्थ इज़ कंपेरेबिलिटी। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल होना चाहिए। हम एक साल से दूसरे साल में कंपेयर करें ऐसा होना चाहिए, और हम एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट को दूसरे एंटिटी के अकाउंटिंग स्टेटमेंट से भी कंपेयर कर सके ऐसा होना चाहिए। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल्स को रीड कर सके, वो कंपेरेबल होने चाहिए। तो ये हो गए हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है रिलायबिलिटी, देन इज़ रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पे। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का क्या होता है? पहला होता है कि वो जो हम रिकॉर्ड्स हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर पाएँ। तो पहला होता है इम्पॉर्टेंट रोल रिकॉर्डिंग का। दूसरा होता है कि हमको प्रॉफिट लॉस पता करना होता है, उसके लिए हमको अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। इफ़ देयर इज़ नो अकाउंट्स वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट हाउ मच इज़ द प्रॉफिट, हाउ मच इज़ द लॉस। थर्ड इज़ फिनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमारे ये अकाउंटेंसी यूज़ होती है। कितना बिज़नेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, जो ये टर्म्स हैं ये आगे मैं बताऊँगी ये क्या क्या होते हैं, इनको आइडिया नहीं कि ये क्या टर्म्स होते हैं। और फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए भी ये हमारा अकाउंटिंग यूज़ होती है।
अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे, दैट इज़ द बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन अकाउंटेंसी। सबसे पहला टर्म एक अकाउंटेंसी में जो यूज़ होता है वो होता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डेफिनेटिव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। एक रियलिटी जिसका एक एग्जिस्टेंस है। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल एक सुपर बाज़ार, हायर ज्वेलर्स, ITC लिमिटेड, ये सब एंटिटीज़ हो गई। ये हो गई अकाउंटिंग एंटिटी। अब आज अगला टर्म आता है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। कुछ भी वैल्यू जो टू और मोर एंटिटीज़ के बीच में होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जैसे कि परचेज ऑफ गुड, रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, ये हो गया ट्रांजैक्शन। अगला आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। सिंपल भाषा में ये बता रहे हैं, टेक्निकल लैंग्वेज जो CA वाली लैंग्वेज उसमें नहीं जा रहे हैं। सिंपल होता क्या है वो उसमें बताया जा रहा है कि जो एसेट होते हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं एक एंटिटी के, जो कि एक मॉनेटरी टर्म में हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस के पास ट्रक है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, दीज ऑल आर एसेट्स। ये रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास। अगर कोई FD है उसके पास, दैट इज़ अ रिसोर्स, दैट इज़ एन एसेट। तो जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के पास होते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स। एक बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं। एक साइड में आता है एसेट्स, एक साइड में आता है लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो जो एसेट साइड होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ इस समय। दो टाइप के एसेट होते हैं, करंट, नॉन करंट। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। अभी बेसिकली आप इतना जान लीजिए, दो टाइप के एसेट होते हैं, करंट और नॉन करंट। अब आते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ बोलते रहते हैं लोग। लायबिलिटीज़ होती क्या है? लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे टू सम टाइम इन फ्यूचर। जो भी डेट्स ऑब्लिगेशंस होती है जिसको आगे मतलब हमारी लायबिलिटी होगी कि हमें उसको पे करना है, दैट इज़ नोन एज लायबिलिटी। इट रिप्रेजेंट्स क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन द फर्म्स एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई लोन लिया हुआ है बिजनेस ने, दैट इज़ अ लायबिलिटी। इक्विटी क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? अगर ओनर ने किसी बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ है, अपने बिज़नेस में ओनर ने पैसा लगाया हुआ है, दैट थिंग अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज़ नोन एज कैपिटल। वो कैपिटल किसी भी फॉर्म में आ सकता है बिज़नेस में, कैश के फॉर्म में आ सकता है या फिर किसी एसेट के फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगला आता है सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जो भी सेल होती है, जो टोटल रेवेन्यू हमें मिलता है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रेवेन्यूज़ क्या होते हैं? रेवेन्यूज़ आर द अमाउंट्स ऑफ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स। जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करके होता है, जो सर्विसेज को सेल करके होता है, उसको हम सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। अदर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू क्या हो गए? जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट, ये सब हो गए अदर टाइप के रेवेन्यू। एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंस ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये क्या होती हैं? अगर जो भी कॉस्ट इनकर कर रहा है बिजनेस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, दैट इज़ नोन एज एक्सपेंस। जैसे कि रेंट, वेजेस, सैलरी। एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब देखो, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस होता है। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। Purchase of goods, purchase of machinery, purchase of furniture are example of expenditure. If the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as expense, and if not, it is treated as expenditure. अगर एक साल में उसका बेनिफिट ख़त्म हो रहा है तो उसको एक्सपेंस मान लो, अगर एक साल से ज़्यादा चल रहा है तो उसको एक्सपेंडिचर मान लो। हमने कार परचेज़ करी, अब ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्योंकि ये एक साल से ज़्यादा हमको बेनिफिट देगा। हमने वेजेस पे कर दी, हमने रेंट पे कर दिया, अब ये इसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर ही ख़त्म, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस।
प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट सबको पता है क्या होता है, सेल्स में से हम कॉस्ट को माइनस करके जो भी हमारा आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अलग अलग टाइप के प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो हमारा ट्रेडिंग से आता है, और नेट प्रॉफिट होता है जब हम ट्रेडिंग के प्रॉफिट में से बाकी सारे खर्चे भी माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। गेन क्या होता है, गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। गेन जो होता है दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट इंसिडेंटल टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया तो ये हमारा गेन हो गया, क्योंकि हमें ये बिजनेस से नहीं हो रहा है। बिजनेस से जो होता है दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट। लॉस, लॉस क्या हो गया, जैसे रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट होता है, वैसे अगर कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है तो लॉस हो जाता है। फिर आ जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो हम क्वांटिटी पे देते हैं। कैश डिस्काउंट जैसे किसी ने अर्ली पेमेंट कर दी तो उसको देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, सपोज़ तुम मुझसे 5 किलो लोगे तो मैं तुमको 10% ऑफ दे दूँगी, 10 किलो लोगे तो 20% ऑफ दे दूँगी। दैट इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। अगर तुम बोलो कि जो 10 किलो मैंने तुम्हें सेल किया है, अगर उसका तुम पैसा मुझे 30 दिन के अंदर दे देते हो तो मैं तुम्हें 5% ऑफ दे दूँगा, तुम्हें 5% कम पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट। अब अगला आता है हमारा गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आर द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस इज़ डीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेबल क्लॉथ बेच रहा है, दैट टेबल क्लॉथ बिकम्स गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई जो जिस चीज़ में डीलिंग हो रही है ना उसको गुड्स बोलते हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं, अगर ओनर अपने ही बिज़नेस से कुछ पैसा विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो जो ड्राइंग होती है वो कैपिटल को कम कर देती है। परचेजेस क्या होता है, परचेजेस आर द टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। जो भी हमने खरीदारी हमारी, उसको परचेज बोलते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इन्वेंट्री होती है, हमने कुछ ख़रीदा, वो हमारे पास है, उस चीज़ का स्टॉक है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। दो टाइप के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारे साल के शुरू में होता है हमारे पास स्टॉक, उसको हम ओपनिंग बोलते हैं, और जो साल के ख़त्म में होता है उसको क्लोजिंग बोलते हैं। ओपनिंग एज ऑन 1 अप्रैल, दैट इज़ बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्लोजिंग एज ऑन 31 मार्च, दैट इज़ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब आ जाते हैं डेटर्स पे। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स आर दी पर्सनस और एंटिटीज़ हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ये हमारे एसेट्स भी होते हैं। अगर हमें किसी से पैसा लेना है तो ये हमारे डेटर्स हो गए। ये एसेट्स कैसे हुए, क्योंकि एक रिसोर्स है जो आगे फ्यूचर में हमको कुछ देने वाला है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, उसका उल्टा हो गया, अगर हमें किसी को पैसा देना है तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। So these were the basically the terms which you will hear in accounting: revenue, sales, expenses, expenditure, profit, gain, assets, liabilities। तो ये पूरा उसका एक जिस्ट हो गया। और जो बाकी का अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।